आज हम टिश्यू रिपेयर, रीजनरेशन और हीलिंग के मुतालिक थोड़ा सा पढ़ेंगे, जो कि किसी भी पैथोलॉजिकल लियन में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना रोल प्ले करते हैं। आगे जाने से पहले कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि हमें क्लियर होनी चाहिए, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो रीजनरेशन है। रीजनरेशन एक्चुअली है क्या है? इट्स जस्ट टू रिप्लेस द डैमेज कंपोनेंट्स एंड टू रिटर्न टू अ नॉर्मल स्टेट। इसके लिए कि जो डैमेज है उसको रोका जाए और उसको जो है रीजनरेशन कीजिए। रीजनरेशन में हमेशा जो है नॉर्मल स्टेट में आप वापस आ जाते हैं। उसके बाद हीलिंग है। अगर सपोर्टिंग स्ट्रक्चर जो है टिश्यू का वो सीवियरली डैमेज हो, इन्फेक्शियस प्रोसेस ज़्यादा है, कंटिन्यूस इन्फ्लेमेशन है, तो लॉन्ग टर्म जो है जो रिपेयर होती है दैट लीड्स टू लेइंग डाउन ऑफ एक्स्ट्रा कनेक्टिव टिश्यू विच लीड्स टू स्कार फॉर्मेशन। इसके अलावा फाइब्रोसिस है, जो एक्सटेंसिव डेपोजिशन ऑफ कोलेजन है, जो कि अक्सर लंग्स में, लिवर, किडनी और अदर ऑर्गन्स में जो होता है एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। वो बेसिकली इन्फ्लेमेशन में वो कैंसर भी हो सकता है, वो इन्फ्लेमेशन में हेपेटाइटिस भी हो सकता है, उसमें ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है। दैट लीड्स टू लॉन्ग टर्म फाइब्रोसिस। अच्छा, फाइब्रोसिस में जाने से पहले और रिपेयर वगैरह देखने से पहले एक सिंपल सा एक डायग्राम है जिसमें रीजनरेशन और हीलिंग को जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है। ऑब्वियसली रीजनरेशन में कोशिश तो यही होती है कि रीन्यू किया जाए टिश्यू को। जब टिश्यू को रीन्यू किया जाता है तो वो बेसिकली एपिडर्मस हो, जीआईटी ट्रैक हो, या हेमेटोपोइटिक सिस्टम हो, दे कवर्स रिकवर्स बैक टू द नॉर्मल स्टेट। जिस तरह हमारी स्किन को कंटिन्यूस इन्फेक्शन ये होती रहती, इन्फ्लेमेशन होती रहती, हीट मिलती रहती है, इसी तरह जीआईटी ट्रैक में जब हम खाते हैं, सांस लेते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक में बहुत सारी पैथोजेनिक जो है ना इंजरी होती है, लेकिन वो कम्प्लीटली रिकवर कर जाती है, रीजनरेट कर जाती है और हमें कोई प्रॉब्लम है। समटाइम्स रीजनरेशन इज सीन इन डिफरेंट ऑर्गन। स्किन में बड़ी अच्छी रीजनरेटिव कैपेसिटी है, लिवर में बहुत अच्छी कैपेसिटी है। उसमें ये होता है कि किडनी में भी एक लिमिटेड अमाउंट है। अगर डैमेज हो या अगर आप कुछ पीस अगर लिवर का निकाल रहे हैं तो उसमें जो है आपकी रीजनरेशन कैपेसिटी बहुत जबरदस्त है। यहीं से इसको देखते हुए रीजनरेटिव मेडिसिन की जो है वो दाग बेल डाली गई है। हीलिंग में अगर जख्म है नॉर्मली अगर भर जाएगा तो ऑब्वियसली अगर प्राइमरी इंटेंशन से भरेगा तो मिनिमम स्कारिंग होगी। सेकेंडरी और टर्शरी जो इंटेंशन से हीलिंग है उसमें स्कारिंग जरूर मिलती है। इसके अलावा क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है जिसमें आहिस्ता आहिस्ता इंसल्ट मिल रही है, उसमें फाइब्रोसिस जो है ना वो देखने को मिलता है। माइल्ड इंजरी लीड्स टू रीजनरेशन और फिर इंजरी ऑब्वियसली लीड्स टू स्कार फॉर्मेशन। ये थीम है इस पूरे टॉपिक। अच्छा, इस पे जानने से पहले सेल साइकिल को थोड़ा सा देखना ज्यादा जरूरी होता है कि ऑब्वियसली जो सेल प्रोलिफरेट कर रहे हैं, सेल प्रोलिफरेट करेंगे तो उस गैप को जो इंजरी की वजह से है या जिस सेल डिस्ट्रक्शन हुई है ड्यू टू इन्फेक्शियस एजेंट, उसको जो है उसको फिल आउट किया जा सकता है जब सेल मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 2 में, 2 से 4 और फिर आगे फर्दर डिवाइड करेंगे। सेल साइकिल की जो स्टेजेस हैं, जी1 स्टेज है बेसिकली ये प्री सिंथेटिक ग्रोथ फेज है। इसके जी1 फेज के 2 हिस्से होते हैं, एक इनिशियल फेज है और एक फेज है लेटर फेज है, जिसे हम कहते हैं कि दैट फेज कम्स आफ्टर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। सिंथेसिस फेज है जिसमें डीएनए सिंथेसिस किया जाता है। इसके अलावा जो है जीवन फेज में बेसिकली रेप्लिकेशन से रिलेटेड जो है वो जो प्रोटीन्स हैं वो बनती हैं और रेप्लिकेशन प्रॉपरली देखी जाती है। उसके बाद डीएनए सिंथेसिस है। जी2 फेज में प्री माइटोटिक है, इसके बाद माइटोसिस शुरू होनी होती है, तो माइटोसिस से रिलेटेड जो प्रोटीन्स हैं और जो बाकी चीजें हैं, स्पिंडल फॉर्मेशन वगैरह, वो ये देखना होता है कि प्रॉपर हो गए कि नहीं हुए। नॉन डिवाइडिंग सेल्स ऑब्वियसली जी0 में होते हैं और जब उन्होंने प्रोलिफरेट करना तो जी1 फेज। इसमें अगर आप ये देखते हैं नॉर्मली परमानेंट सेल्स जो हैं, जो आपके कार्डियोमायोसाइट्स हैं या न्यूरॉन्स हैं, ये परमानेंटली क्यूसेंट फेज में, ये जी0 फेज में होते हैं। इसके अलावा जो स्टेबल सेल्स हैं जिस तरह हेपेटोसाइट्स हैं, स्किन के सेल्स हैं, जीआई के सेल्स हैं और रिस्पिरेटरी ट्रैक के सेल्स हैं, दे आर कंटिन्यूसली दे आर इन जी1 कंटिन्यूसली बिकॉज
कंटिन्यूस इंसल्ट है तो उसके लिए सेल्स को हमा वक्त जो है वो तैयार रहना पड़ता है। तो G1 में होते हैं, दे गो टुवर्ड्स रिस्ट्रिक्शन पॉइंट। अच्छा, रिस्ट्रिक्शन पॉइंट से सबसे इंपॉर्टेंट ये फायदा ये होता है कि यहाँ से जब सेल साइकिल निकल जाता है, इस फेज को क्रॉस कर देता है, तो दे आर गोइंग टू प्रोलिफरेट और डिवाइड एनीवे। उसमें ये होता है कि सिग्नल जो है वो अगर आप विड्रॉ भी कर लेते हैं G1 फेज से कि जिसने माइटोसिस के, तो उसके बावजूद भी सेल जो है वो डिवाइड कर जाता है। यहाँ एक कुदरतन एक चेक पॉइंट है जिसे G1S चेक पॉइंट कहा जाता है। यहाँ डीएनए रिपेयर को चेक किया जाता है कि डीएनए रेप्लिकेशन प्रॉपर हुई है कि नहीं हुई। उसके बाद यहाँ क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन है, डीएनए सिंथेसिस वगैरह भी है। इसके बाद G2 फेज और G2M चेक पॉइंट है, जो माइटोसिस से पहले माइटोसिस होगी और सेल जो है वो डिवाइड कर जाए। चेक पॉइंट्स हैं दो, जिस तरह G1S और G2M, दो चेक पॉइंट्स हैं। इनका काम ये है कि सेल साइकिल को डीएनए रिपेयर के लिए टाइम देना। जब P53 एक्ट करता है तो ये G2M हो या G1S फेज, दोनों पे P53 इज द मेजर प्रोटीन। उसके अलावा ये कि रिवर्सिबली डैमेज सेल्स को अपॉप्टोसिस के जरिए खत्म किया जाता है, और इसमें भी P53 का रोल है। साइक्लिन साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस का कॉम्बिनेशन है, ये सेल साइकिल्स को एक फेज से दूसरे फेज में लेके जाता है। दिस इज काइंड ऑफ ए मेडले रेस, जिसमें एक साइक्लिन डिपेंडेंट और काइनेसिस और साइक्लिन्स जो हैं वो अगले साइक्लिन्स और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस कॉम्बिनेशन को हैंड ओवर कर देते हैं। प्रोसेस जो पीछे से चल रहा होता है, इस तरह सेल साइकिल जो है वो कंप्लीट होता है। तो G1 फेज के, S फेज के, M फेज के और G2 फेज के अलग अलग साइक्लिन्स और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस, इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन हैं। अब प्रोलिफरेटिव कैपेसिटी टिश्यूज की अपनी अपनी, कुछ टिश्यूज में आपको जो है लेबाइल सेल्स मिलते हैं जो कि कंटिन्यूसली डिवाइडिंग है और जो है ना डिवाइड भी कर रहे हैं और कंटिन्यूसली डाई भी कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें स्टेम सेल्स होते हैं लेबाइल सेल्स में सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि सेल्स रिन्यूअल और डिफरेंशिएशन, इनकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। स्किन एपिडर्मिस, जीआईटी ट्रैक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक और बोन मैरो सेल्स जो है ना, दे आर कंपोज्ड ऑफ मेजर लेबाइल सेल्स, क्योंकि ये इंसल्ट में होते हैं कंटिन्यूसली और इनको कंटिन्यूसली स्टेम सेल की जो है अबंडेंट सप्लाई चाहिए होती है, जो कि है इनके पास। इसी तरह कुछ स्टेबल सेल्स हैं जो कि क्यूसेंट्स होते हैं और G0 स्टेज में होते हैं, एबल टू प्रोलिफरेट बट ऑन रिस्पॉन्स टू सम ग्रोथ सिग्नल्स। वो इंजरी के जरिए आए या और कोई पैथोजन के जरिए आए, तो वो स्टेबल सेल जो डिवाइड करते हैं। इसी तरह जो है, जिस तरह पेरेंट कैम है ऑफ सॉलिड टिश्यूज, लिवर, किडनी, पैंक्रियास, एंडोथेलियल सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट एंड स्मूथ मसल्स। उसके बाद तीसरा जो ग्रुप है सेल्स का, दीज आर परमानेंट सेल्स, जो कि नॉन डिवाइडिंग है, नॉन प्रोलिफरेटिंग है पोस्ट नेटल लाइफ में, और इसमें कार्डियक मसल्स हैं और न्यूरॉन्स हैं। स्टेम सेल्स ऑब्वियसली सेल्फ रिन्यूअल कैपेसिटी रखते हैं, सिमेट्रिकल रेप्लिकेशन है इनकी, और दे कैन डिवाइड इनटू और डेवलप इनटू डिफरेंट मल्टीपल लीनिएजेस, और प्रोलिफरेटिव पोटेंशियल का बहुत जबरदस्त है। दो तरह के स्टेम सेल्स हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स और अडल्ट स्टेम सेल्स। जो एक्सपेरिमेंटल लीड्स हैं आजकल जो हो रहे हैं वो अडल्ट स्टेम सेल्स पे हो रहे हैं, क्योंकि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स पे काम करना एथिकली जो है वो ठीक नहीं है। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं एडल्ट स्टेम सेल्स की। बोन मैरो में हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स हैं, लिवर के अंदर जो है हेरिंग कैनाल में आपको स्टेम सेल मिलते हैं। इसके अलावा स्केलेटल मसल में सेटेलाइट सेल्स आपको नजर आते हैं। इंटेस्टाइन में जब आप देखते हैं तो इंटेस्टाइन में यू कैन सी क्रिप्ट सेल्स डीप इनसाइड द क्रिप्ट। ये क्रिप्ट आपको नजर आ रहा है, उसमें जो है ना लोअर एंड पे पेनिस सेल्स होते हैं, उसके ऊपर जो है ये क्रिप्ट सेल्स जो है दे बिहेव एज ए स्टेम सेल्स। यहाँ से जो ये ऊपर वाले सेल्स हैं, गॉबलेट सेल्स हैं, जो कि म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स हैं या एंडोक्राइन सिक्रीटिंग सेल्स हैं, जब ये रिप्लेनिश होते हैं या जब इनको इंजरी मिलती है तो ये सुपरफिशियल लेयर है, जब ये खराब होती है तो यहाँ से ये दोबारा सेल्स जो है डिफ्रेंशिएट होके एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स और गॉबलेट और जो एब्जॉर्प्टेड एंटेरोसाइट्स बनते हैं, जिसकी वजह से ये जो रिकवर हो जाता है क्रिप्ट। इसी तरह स्किन के अंदर आप देखेंगे कि स्किन के अंदर हेयर फॉलिकल जो बल्ज है, उसमें आपको यहाँ आपको एपिडर्मल जो है स्टेम सेल नजर आएगा, जिसकी वजह से हेयर फॉलिकल ग्रोथ, स्किन के अपेंडेजेस, स्किन की ग्रोथ, और यहाँ से जो सिग्नल्स हैं वही एपिडर्मिस को मिलते हैं, जिसकी वजह से एपिडर्मिस ग्रो करती है अगर यहाँ की इंजरी हो। इसी तरह यहाँ जो है ये आपको लिवर में नजर आ रहे हैं सेल्स, ये हेरिंग कैनाल के अंदर ये आपको स्टेम सेल्स है। ये इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री है, जिसकी वजह से स्पेशली
जो रिसेप्टर हैं और जिनको मेम्ब्रेनस रिसेप्टर कहा जाता है, ये मेम्ब्रेन के ऊपर है रिसेप्टर सारे, ये मेम्ब्रेनस रिसेप्टर आइडेंटिफाई किए गए हैं जिसकी वजह से स्टेम सेल को आइडेंटिफाई किया है। इस तरह कॉर्निया के अंदर आपको कॉर्निया स्टेम सेल्स नजर आते हैं जो लिम्बस के करीब होते हैं, कंजक्टिवा और कॉर्निया के जंक्शन पर। यह आपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा। ये एक स्टेम सेल हायरार्की है जिसके अंदर जो है प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स है विच कैन गिव राइज टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स। उसमें अब ये देखें कि अब प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल कैन गिव राइज टू मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स और यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स या ओलिगोपोटेंट स्टेम सेल्स। अच्छा, अब एक सिंगल लीनिएज अब जिसमें प्रो एथ्रोब्लास्ट है वो एथ्रोब्लास्ट को रेटिकुलोसाइट्स और एथ्रोसाइट्स को बनाता है। दिस इज बेसिकली ओलिगो कि एक लीनिएज बन रही है, ठीक है। और रेटिकुलोसाइट से ऊपर जो एरिथ्रोब्लास्ट दैट कैन बी रिलेटेड एज अ प्रोजेनिटर यूनिपोटेंट स्टेम सेल। इसका मेगाकैरियोब्लास्ट है जो कि प्लेटलेट्स बनाता है। माइलोब्लास्ट है बेसोफिल्स, एओसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। इस तरह मोनोसाइट्स को मोनोब्लास्ट हैं और लिम्फोब्लास्ट जो हैं जो टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स बना रहे हैं। ग्रोथ फैक्टर्स ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ फैक्टर्स जो हैं वो बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स हैं, इनके प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट्स हैं। प्रोलिफरेशन, माइग्रेशन, डिफरेंशिएशन, टिश्यू रीमॉडलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ फैक्टर्स जो है ये उन जीन्स के एक्सप्रेशन कंट्रोल करते हैं जिनको प्रोटोन जीन्स कहा जाता है। अच्छा, अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि प्रोटोन जीन्स वो जो है जीन्स हैं जिनका नॉर्मल सेल ग्रोथ में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन जब ये कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं तो सेल भी ऑन्कोजेनिक पोटेंशियल रख लेता है या सेल भी कैंसर सेल में तब्दील हो जाता है। तो ये ऐसी तमाम जीन्स जो नॉर्मल सेल ग्रोथ के साथ है लेकिन उनका जो फंक्शन खराब होता है, वो माइक हो, वो ईजीएफआर से रिलेटेड हो, ये सारे जो है ये रेटिनोब्लास्टोमा में ये सारी जो है ये ऑन्कोजीन के तौर पे बिहेव करती हैं। इसमें जिस तरह ग्रोथ फैक्टर्स कुछ साइटोकाइंस हैं जो कि सेल साइकिल को स्टिमुलेट करते हैं, उसमें ईजीएफआर है, टीजीएफ अल्फा है, हेपेटोसाइट ग्रोथ फैक्टर्स है, वीजीएफ है, पीजीएफ है। ये एक स्मॉल लिस्ट है, एग्जॉस्टिव लिस्ट है बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स की जो कि जो है ना सेल प्रोलिफरेशन में और स्पेशली रीजनरेशन और वुंड हीलिंग में काम करते हैं। ये कुछ जनरलाइज फैक्टर्स, इसके अलावा कुछ फैक्टर जो है वो ऑर्गन और टिश्यू स्पेसिफिक भी होते हैं। अच्छा, आप सिग्नलिंग मैकेनिज्म जब आप दी जाते हैं तो या तो सेल अपने आप को स्टिमुलेट कर सकते हैं, ठीक है, जिसको ऑटोक्राइन सिग्नलिंग कहते हैं। इस तरह पैराक्राइन सिग्नलिंग है जिसमें एक सेल दूसरे सेल को स्टिमुलेट करता है, एडजेसेंट सेल्स, और वो भी प्रोलिफरेट करता है। इसी तरह समटाइम्स ग्रोथ हार्मोन है जिस तरह एंडोक्राइन सिग्नलिंग में वो सिक्रीट एक ग्लैंड पे होता है, उसका जो एक्शन है वो डिस्टेंट ऑर्गन्स पे डिफरेंट है। तो ये डिफरेंट तरीके से ग्रोथ फैक्टर जो है वो स्टिमुलेट करते हैं सेल साइकिल प्रोग्रेशन को, या आप उसे प्रोलिफरेशन या ग्रोथ का नाम भी दे सकते। ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स बेसिकली तीन टाइप के हैं। रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है इसमें जो इनर जो डोमेन है या जो रिसेप्टर का अंदर का हिस्सा होता है सेल के अंदर, उसमें टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी होती है। टायरोसिन काइनेज जब फॉस्फोरिलेशन की वजह से एक्टिवेट होते हैं, दे एक्टिवेट मैप काइनेजेस जो है वो न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं और फिर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को एक्टिवेट करते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट AP1 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, SP1 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी है। और ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फिर सेल साइकिल प्रोटीन्स जो है जिसमें साइक्लिन्स और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस है उनको बनाते हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पे जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स हैं। इनका काम ये है कि जी प्रोटीन को जो है रिसेप्टर को बाइंड करते हैं, इसके बाद जीटीपी से जीटीपी में एक्सचेंज होता है, साइक्लिक एएमपी और इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट IP3 को एक्टिवेट करते हैं। ये रिसेप्टर जो हैं बेसिकली रिसेप्टर्स हैं एपिनेफ्रिन के, वेसोप्रेसिन के, सेरोटोनिन के, हिस्टामिन, ग्लूकागॉन और इसी तरह के कुछ कीमोकाइंस के। तीसरे बहुत इंपॉर्टेंट जो रिसेप्टर हैं ग्रोथ के काम आते हैं वो इंट्रिंसिक एंजाइमेटिक एक्टिविटी रखते हैं। इनको हम मोनोमेरिक ट्रांसमेम्ब्रेन मॉलिक्यूल कहते हैं। इनका काम ये होता है कि ये जेनस काइनेसिस को, ये जैक्स को एक्टिवेट करते हैं। इनके जो लाइगेंड्स हैं और रिसेप्टर स्टिमुलेटर्स जो है वो साइटोकाइंस हैं, कुछ इंटरफ्रॉन्स हैं, ठीक है, और इसके अलावा कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स हैं, ग्रोथ हार्मोन्स हैं और इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है।
यही वो तीनों रिसेप्टर्स के मुतालिक बताया कि ये इंट्रिंसिक एक्टिविटी रख रहे हैं, जैक रिसेप्टर्स हैं, जैक पाथवे को चलाते हैं जो ट्रांसक्राइब करते हैं फैक्टर्स को। इस तरह जी कपल्ड रिसेप्टर्स हैं, ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ट्रांस मेम्ब्रेन का मतलब है मेम्ब्रेन के आर पार होती है, ठीक है। ये एक्टिवेट करती है साइक्लिक एएमपी पाथवे को, उनका मल्टीपल इफेक्ट्स हैं। इसी तरह जो ईजीएफआर टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर्स हैं, ये इसमें पीआईसी की एकेटी जो पाथवे दैट इज रिलेटेड टू सर्वाइवल, क्योंकि सेल ने प्रोलिफरेट करना है तो सर्वाइव भी करना है। इस तरह रैस रैफ जो है ये मैप काइनेसिस को एक्टिवेट करता है। इसमें रैस जो है दैट एक्ट्स एज एन प्रोटो ऑन्कोजीन, ये ऑन्कोजीन में भी कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह IP3 जो पाथवे है कैल्शियम रिलीज के साथ, उसके भी मल्टीपल इफेक्ट हैं। ये सेलुलर रीमॉडलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब इसमें ग्रोथ फैक्टर्स की बात होगी। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, जिसको और उसका जो सेल मैट्रिक्स इंटरेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स या ECM कहा जाता है, ये कर क्या रहा है? प्रोलिफरेशन में हेल्प कर रहा है, सेल की मूवमेंट में हेल्प कर रहा है, उसको डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प कर रहा है। इसके अलावा हर ऑर्गन का बेसिकली ये एक स्कैफोल्ड है कि ढांचा है, ठीक है। हर ऑर्गन का जो स्ट्रक्चर है दैट रिलाइज ऑन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है जब डैमेज हो जाए तो रिपेयर कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, रिपेयर कॉम्प्रोमाइज होती है तो स्कार बनने के फॉर्म जो है ना चांसेस उतने ज्यादा हो जाते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स दो तरह की है, एक इंटरस्टिशियल मैट्रिक्स कहा जाता है, ये सेल्स और कनेक्टिव टिश्यू के दरमियान मौजूद होती है, एपिथेलियम और स्पोर्टिव वेस्कुलर और स्मूथ मसल स्ट्रक्चर्स के दरमियान होती है, मेड बाय फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है। और जो मेसेनकाइमल सेल्स हैं, और इसका जो मेसेनकाइमल सेल्स का जो है उसमें अल्फा स्मूथ मसल एक्टिन जो है वो इंपॉर्टेंट एक्सप्रेसिव रिसेप्टर है, जिसकी वजह से हम आइडेंटिफाई करते हैं इनको इन विट्रो एनालिसिस में। इसमें फाइब्रिलर और नॉन फाइब्रिलर कोलेजन्स हैं, फाइब्रोनेक्टिन्स है, इलास्टिन्स हैं, प्रोटियोग्लाइकेंस हैं, हियालुरोनिक है, जो कि इंटरस्टिशियल मैट्रिक्स का पार्ट है। अच्छा, इंटरस्टिशियल मैट्रिक्स है, ये तो बीच में है जो इंटरस्पर्स्ड है। इसके अलावा बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे सेल लाई करते हैं। एवरी स्किन की अपनी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, एवरी टिश्यू हैज इट्स ओन बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। इसमें जब इंटरस्टिशियल जो मैट्रिक्स है का जो कनेक्टिव टिश्यू है वह जब वो ऑर्गेनाइज होता है, एपिथेलियल सेल्स, एंडोथेलियल सेल्स और स्मूथ मसल सेल को ऑर्गेनाइज करता है, दैट फॉर्मुलेट बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स में टाइप 4 कोलेजन, कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स जो एडेसिव है, और लेमिनिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट। अब कंपोनेंट्स में जिस तरह पहले बात की थी हमने, फाइब्रस स्ट्रक्चर प्रोटीन्स हैं, वाटर हाइड्रेटेड जेल्स हैं, और एडेसिव ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में कौन कौन आ जाती हैं? एक बेसमेंट मेम्ब्रेन आ जाएगी और एक इंटरस्टिशियल मैट्रिक्स आ जाएगी। जिस तरह आपको पहले बताया है, प्रोटीग्लाइकेन, टाइफोर और लेमिनिन जो है दीज आर पार्ट ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिसके ऊपर सेल्स जो है वो अलाइन करते हैं, जिसपे एपिथेलियम से अलाइन करती हैं किसी भी जो है ट्रैक की, जिस तरह गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है या ब्रोंकियल ट्रैक है। इसलिए इंटरस्टिशियल मैट्रिक्स है, उसमें ये बीच में इंटरपर्सनल है सेल्स हैं, फाइब्रोब्लास्ट, उसके अलावा लास्टिन फाइब्रिलर कोलेजेंस हैं, प्रोटीग्लाइकेंस है, लॉर्नेट है, जो कि इन इंटरस्टिशियल स्पेसेस में होगा जो सेल को बाउंड करता है। मेम्ब्रेन मेटालिक प्रोटीनेसेस, इनको सिक्रीट किया जाता है जो मॉडिफाइड कैंसरस सेल्स हैं, सिर्फ इस वजह से कि कैंसर सेल्स ने जब जो है इन्वेजिनेट करना होता है ब्लड वेसल्स के अंदर, तो वो इन जो फाइबर से इंटरस्टिशियल मैट्रिक्स है इसको डिसॉल्व करने के लिए प्रोटीनेज एंजाइम्स का सहारा लेते हैं, जिन्हें मेटालिक मेम्ब्रेन प्रोटीनेसेस कहा जाता है। अब रोल क्या है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स? इतना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, बेसमेंट मेम्ब्रेन भी, इंटरस्टिशियल मैट्रिक्स भी है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स अब कर क्या रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, एक तो ये कि मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है सेल्स को, सेल की माइग्रेशन में, और ऑब्वियसली सेल की मूवमेंट में, और उसको मैकेनिकल सपोर्ट कर रहा है स्ट्रक्चर। दूसरा, सेल को की ग्रोथ में रोल प्ले कर रहा है, सेल डिफरेंशिएशन में इसका रोल है। स्कैफोल्ड जो है व्हेन द इंजरी टेक्स प्लेस टू अ टिश्यू व्हिच रिजल्ट्स इन री कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नॉर्मल स्ट्रक्चर, जब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इंटैक्ट होगी। अगर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इंटैक्ट नहीं होगी तो आप देखेंगे
कि जो रिपेयर हो रही है वो डिफेक्टिव रिपेयर रिपेयर ठीक होगी, लेकिन उसमें ये है कि आपको डिफेक्ट नजर आएगा, नॉर्मल स्ट्रक्चर में कुछ दबाव नजर आएगा। अच्छा, आमतौर पे ये होता है कि जो मेजर ऑपरेटिव सर्जरीज हैं, जिस तरह उसमें ये होता है कि स्किन में सर्जरी होती है, बिल्कुल ठीक होती है, उसमें से बोन अगर काट के निकाल ली जाती है एक्सेस करने के लिए डीपर टिश्यूज को, फॉर एग्जांपल जिस तरह ब्रेन की सर्जरीज हैं, उसमें फिर ये होता है कि ओवर पैसेज ऑफ टाइम आपको एक जो है ना जो है ना डिम्पल सा फील होता है, एक जो है ना वो प्रेशर फाइंडिंग्स होती हैं कि वो उधर से घड़ा बन जाता है, दैट इज बेसिकली डिस्ट्रक्शन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। इसके अलावा टिश्यू माइक्रो एनवायरनमेंट को मेंटेन रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। स्टोरेज एंड प्रेजेंटेशन ऑफ रेगुलेटरी मॉलिक्यूल जिस तरह फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स हैं और हेपेटोसाइट ग्रोथ फैक्टर्स हैं। इसके अलावा सेलुलर टिश्यू रीजनरेशन की जब हम बात करते हैं, तो हम हमें जब रीजनरेट कर रहे हैं तो एक तो सेलुलर प्रोलिफरेशन की जरूरत है और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की जरूरत है। अच्छा, इसमें जो समझने वाली बात है वो ये है कि जब टिश्यू इंजरी क्रॉनिक हो या सीवियर हो जाए, ठीक है, उसमें इतनी सीवियर इतनी क्रॉनिक हो, उसमें पैरेन्काइमल सेल्स या एपिथेलियल डिस्ट्रॉय हो जाए, उनका स्ट्रोमल फ्रेमवर्क भी डिस्ट्रॉय हो जाए, नहीं नॉन डिवाइडिंग सेल्स भी इंजर हो जाए। नॉन डिवाइडिंग सेल्स का तो मतलब है कि उन्होंने डिवाइड तो होना ही नहीं है। तो रिपेयर इज ऑलवेज बाय स्कार फॉर्मेशन, वो रीजनरेशन से कुछ नहीं होगा, वो हमेशा स्कार फॉर्मेशन होगी। और स्कार फॉर्मेशन, एक्सेसिव स्कार फॉर्मेशन कैन लीड टू डिस्टर्बेंस इन नॉर्मल फंक्शन ऑफ दैट ऑर्गन, और उसका जो है स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी है उसको भी वो खराब करते हैं। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इंटेग्रिटी एक्सेसिव स्कार फॉर्मेशन जो है वो खराब कर देती है। अच्छा, जब हमने रिपेयर करवानी है और कनेक्टिव टिश्यू डेपोजिशन से, तो इसमें चार प्रोसेस बड़े इंपॉर्टेंट है: एंजियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल, माइग्रेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स डेपोजिशन, और एंड में मैच्योरेशन और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फाइब्रस टिश्यू। अच्छा, अब हम चलते हैं और देखते हैं कि क्लासिकल स्टेजेस क्या है वुंड रिपेयर की, फिर इनको हम डिटेल में जरा देख लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है इन्फ्लेमेशन। ठीक है, इट स्टार्ट विद इन 24 आवर्स और लास्ट फॉर 24 टू 48 आवर्स, 2 दिन तक आपको इन्फ्लेमेशन नजर आती है। इसमें हो क्या रहा है इन्फ्लेमेशन में? अब यहाँ देखें कि एक जख्म बना है। जख्म में इनिशियली आमतौर पे जो वुंड्स होते हैं उसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जरा कम होती है। रीजन क्या है? ब्लड वेसल डिस्ट्रॉय होती हैं, न्यूट्रिशनल जो है डेफिशिएंसी होती है, ऑक्सीजन भी कम मिलती है। तो बैक्टीरिया ने इस जगह को इन्वेड करने की कोशिश की, इंजरी हुई थी। सबसे पहले यहाँ फाइब्रिन क्लॉट्स बनना शुरू हुए और सबसे पहले जो सेल्स आए हैं वो न्यूट्रोफिल्स आए हैं, उनके साथ लोकलाइज प्लेटलेट्स हैं, फाइब्रोब्लास्ट हैं। ठीक है, और ये देखिए कि इंजरी जो है दैट इज अ डीप वन, इट्स नॉट सुपरफिशियल एपिडर्मिस तक नहीं है, ये डर्मिस तक पहुंची हुई है, डीप स्किन लेयर्स भी इन्वॉल्व है। अगर होता है बाज दफा इंजरीज में ये जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो भी डिस्ट्रॉय होते हैं, तो समटाइम्स जब स्कारिंग होती है तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें कुछ हेयर फॉलिकल नहीं होता, क्योंकि हेयर फॉलिकल्स या हेयर बल्स जो डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं। अच्छा, अब मेजॉरिटी ऑफ अगर हेयर फॉलिकल्स या इंजरीज ज्यादा सीवियर बड़े एरिया पे हो, तो उसमें ये जो बल्ब पे स्टेम सेल्स होते हैं, ठीक है, हेयर फॉलिकल्स के, वो एक्टिवेट होना उनके लिए साजगार नहीं होता, या वो डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं, वो इतनी सफिशिएंट नहीं होते कि वहां प्राइमरी इंटेंशन से प्रॉपर हीलिंग ना हो। आपने प्राइमरी इंटेंशन से जहां हीलिंग देखेंगे वहां आपको रीग्रोथ ऑफ सेल्स जो है दोबारा नजर आएगी, स्पेशली जो सुपरफिशियल इंजरीज होती है। डीप इंजरीज में मेजॉरिटी ऑफ टाइम जो है वहां आपको सेल, अगर इवन के ग्रोथ से प्राइमरी इंटेंशन से सही भी होगी तो आपको हेयर फॉलिकल्स जो है ना, हेयर ग्रोथ जो है वो नजर नहीं आएगी। अच्छा, 48 घंटे तक इन्फ्लेमेशन रहती है, उसके बाद विद इन 2 डेज स्टार्ट हो जाता है न्यू टिश्यू फॉर्मेशन और इट लास्ट फॉर एटलीस्ट 10 डेज। अच्छा, उसमें ये होता है कि जो क्लॉट है, जो ब्लड इकट्ठा हुआ है, दैट स्टार्टेड टू ड्राई अप, एस्कार बन जाता है, जिसे क्रिंड भी आप कह लेते हैं। मोनोसाइट्स आ रहे हैं, उसके बाद ना ये जो प्लेटलेट्स न्यूट्रोफिल्स हैं इनको रिप्लेस कर देते हैं यहाँ मैक्रोफेजेस। ठीक है, वो मैक्रोफेजेस आके जो डेब्रिस है उसको खाने लग जाते हैं। जो बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स हैं उनको खाते हैं वो, क्योंकि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स भी, इन्होंने टी सेल्स को देना, अगर बैक्टीरियल लोड ज्यादा होगा तो ये टी सेल्स को करेंगे। इसी दौरान ग्रेनुलेशन टिश्यू बनता है। ग्रेनुलेशन टिश्यू में सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऑलरेडी एग्जिस्टेड ब्लड वेसल से ये जो स्प्राउटिंग शुरू हो रही है, जो कि यहाँ नहीं है, ये जो स्प्राउटिंग शुरू हो रही, शाखें बनना शुरू हो रही हैं, ये ब्लड सप्लाई दे रही है इस न्यूली फॉर्म्ड सेलुलर लेयर से। और हुआ क्या
जब यहाँ इंजरी हुई तो ये जो इंजरी के एजेस पे जो सेल थे, ठीक है, दे हैव गॉट ग्रोथ सिग्नल्स, और इनका जो सिग्नल मिले ये यहाँ से लेयर्स दर लेयर जो है वो डिवाइड करना हुआ है, अनटिल अनलेस ये एक दूसरे से यहाँ मिलेंगे और फिर यहाँ वाली जो लेयर है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ से सेल्स आपस में मिलना शुरू करेंगे, और जब ये एक दूसरे से मिलते जाएंगे, द मूवमेंट दे गेट इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, कॉन्टेक्ट इनहिबिशन हो जाएगी, या सिग्नल्स जो हैं वो ये होंगे कि अब हीलिंग प्रॉपर हो गई। तो दिस इज कॉल्ड न्यू टिश्यू फॉर्मेशन। उसके बाद लॉन्गर टर्म में रीमॉडलिंग होनी होती है, ठीक है। रीमॉडलिंग में याद देखें आप, स्कार टिश्यू बना है, लेकिन चूंकि प्राइमरी इंटेंशन से हील किया है, ठीक है, और जो है उसको छोड़ा नहीं गया, तो इसमें ये हुआ है कि इंजरी जो थी यहाँ तो बड़ी लगी, तो इंजरी अगर आप ये कंसीडर करते हैं कि इंजरी स्मॉल थी तो इंजरी इज वेल रिपेयर्ड। ऑब्वियसली आप देखें कि स्किन इंटेग्रिटी उसी तरह आ गई है, सेल्स जो है वो आपस में रीग्रो करते हैं, लेकिन ये क्या आपको डर्मिस में जो है ये कोलेजन की डेपोजिशन मिलेगी, नीचे आपको बाद दफा उभार नजर आता है जिसको हम स्कार फॉर्मेशन कहते हैं, और ये भी आहिस्ता आहिस्ता रीमॉडल हो जाता है और फिर स्मूथनेस हो जाती है। दैट कैन टेक ऑलमोस्ट मंथ्स टू ईयर्स, समटाइम्स डिपेंडिंग अपॉन द इंजरी इससे भी ज्यादा होता है। प्राइमरी इंटेंशंस की बात कर रहे थे हम। प्राइमरी इंटेंशंस में अब डे वाइज जो प्रोसेसेस हो रहे हैं, जो सेल्स आ रहे हैं, जो प्रोसीजर्स हो रहे हैं, उनको यहाँ समराइज किया गया है। डे वन में फाइब्रिन क्लॉट बनता है, हीमाटोमा, आपको ब्लैक रेडिशनेस बेसिकली नजर आएगी। उसके बाद न्यूट्रोफिल इन्फिल्ट्रेट्स द वूंड मार्जिन्स, प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर कीमोटैक्टिक टू न्यूट्रोफिल्स बीन रिलीज देयर। इसके अलावा माइटोटिक एक्टिविटी बेसल सेल्स की ज्यादा हो जाती है, और वो एफजीएफ और ईजीएफ को स्क्रीट करते हैं। डे टू पे क्या हो रहा है कि स्केमस सेल्स जो हैं वो बेसल लेयर से एक दूसरे की तरफ माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं, फाइब्रिन क्लॉट बनता है, और उसके बाद 48 आवर्स के अंदर वुंड को सील कर लिया जाता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल है ऊपर जो फाइब्रिन क्लॉट बना है। मैक्रोफेज आने लग जाएंगे, ठीक है, जिसने पिछले बात की थी, और वो कुछ फैक्टर्स को स्क्रीट करेंगे जिनको जो ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा है, पीडीजीएफ है, कीमोटैक्टिक है, टू मैक्रोफेज है। डे थ्री पे ग्रेनुलेशन टिश्यू बनना शुरू हो गया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एफजीएफ, ईजीएफ और पीडीजीएफ, ये साइटोकाइंस हैं डिफरेंट। डे 4-6 पे ग्रेनुलेशन टिश्यू पीक्स मेच्योरेशन शुरू हो जाएगी, ठीक है, और इंसियन साइट जो है वो कोलेजन उसको बिल्कुल सील कर देंगे। सेकेंड वीक में आपको कोलेजन जो है विच कंप्रेसेस ब्लड वेसल्स इन द फाइब्रस टिश्यू, टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है ना वीक 2 पे ऑलमोस्ट वुंड की 10% होती है। एक महीने बाद क्या होगा, रीमॉड्यूलेशन शुरू हो जाएगी, टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगी, रीचिंग 80% विद इन 3 months, ठीक है। स्कार टिश्यू इज डिवाइड ऑफ एडिनेक्सल टिश्यूज, हेयर, स्वेट ग्लैंड्स एंड इन्फ्लु, ठीक है, इसमें हेयर और स्वेट ग्लैंड जिसने पहले बात की थी। स्कैंडियन टेंशन की जो हम पहले बात कर रहे थे वही इंटेंस इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन है, ग्रैनुलेशन टिश्यू ज्यादा होगा, कॉन्टेक्चर होगा। अच्छा, एक टर्शरी इंटेंशन है, कंटेमिनेटेड वुंड्स इज इनिशियली ट्रीटेड बाय डिब्राइडमेंट। उसको डिब्राइडमेंट का मतलब होता है कि कंटेमिनेटेड जख्म होता है, सर्जिकली उनको जख्म को साफ किया जाता है, उनको धोया जाता है, उनको उनके एजेस जो नेक्रोज है उनको काटा जाता है, उनको साफ किया जाता है, फिर एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, और उसके बाद उसको थोड़ी दिनों के बाद जब वो क्लियर हो जाता है, जब उसमें से डेब्रिस या गंद बाद दफा उसके अंदर कोई शीशा फंस सकता है, उसमें डस्ट होती है या स्मोक होता है या कोई ऐसी चीज लगी होती है, तो वो जब क्लियर आउट हो जाती है तो उसके बाद हम उसको जो है क्लोज करते हैं विद सूचर या स्किन ग्राफ्ट प्लेसमेंट या फ्लैप लगा देते हैं। फ्लैप वही उधर का हिस्सा है और उसको कवर कर देते हैं। अच्छा, ये उसी की डिटेल्ड है दोनों में, ठीक है, कि जो अब आप सेकेंडरी इंटेंशन से कर रहे हैं, तो प्राइमरी इंटेंशन में आमतौर पे ये होता है कि प्राइमरी इंटेंशन आप सूचर्स भी लगा देते हैं अगर वुंड्स को जल्दी आपने हील करना है, लेकिन उसके जो प्रोसेस है इन्फ्लेमेशन का, क्लॉट फॉर्मेशन, उसकी हीमाटोमा बनना है, उसके बाद मैक्रोफेजेस आने हैं, वो सेम चलते हैं। अच्छा, इसमें दोनों में, अच्छा यहाँ अब ये देखें डिफरेंस जो मेन है उसमें ये कि यहाँ प्राइमरी इंटेंशन मिनिमल स्कारिंग और लार्ज स्कार फॉर्मेशन है। अच्छा, प्राइमरी इंटेंशन जो है वो कम स्कारिंग क्यों करती है, इसमें हम ये करते हैं कि जो अब सर्जिकल आप जब जख्म होता है, जब बड़े कट लगते हैं, क्यों कहते हैं यार स्टिचेस लगवा लो। स्टिचेस लगवाने का जो काम होता है ये होता है कि आप स्किन को या एजेस को आप अप्रोक्सीमेट करते हैं, उनको करीब ले आते हैं और यहाँ आप स्टिच लगा देते हैं। उससे ये होता है
कि हीलिंग का प्रोसेस क्विक हो जाता है। अदरवाइज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, डे 3 to 7 लगेंगे, या करीब आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता कनेक्टिव टिश्यू एंजियोजेनेसिस हो रही, ग्रेनुलेशन बन रहा है। लेकिन इसमें जब आप कर देते हैं तो जब वूंड क्लियर होता है, तो एक तो ये है कि प्राइमरी इंटेंशन से जो हील करते हैं उसमें स्कारिंग कम होती है, उसमें निशान कम पड़ता है, ठीक है। उसमें ऑब्वियसली स्टिचेस हैं, कैटगट है, वाइक्रल है, या सिल्क है, या प्रोलीन है, उस पर उनका भी काम है। लेकिन जब स्टिचेस करते हैं तो मेन काम ये होता है कि आप स्किन को क्लोज कर रहे हैं ताकि वो जल्दी हील कर दे। अगर आप नहीं करेंगे वो दूर रहेगी या जख्म डीप होगा, सॉरी, उसमें ये होगा कि आपका जो है ना स्कार फॉर्मेशन हो जाएगी। वुंड स्ट्रेंथ की जब बात की थी, ऑब्वियसली अगर स्टिच करते हैं तो 70% स्ट्रेंथ आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा 1 वीक के अंदर अगर नॉर्मल अप करेंगे तो 10% ऑफ अनवुंडेड स्किन की स्ट्रेंथ आती है, और तकरीबन 3 मंथ्स के अंदर 80% ऑफ स्ट्रेंथ जो है रहते हैं। कुछ वेरिएबल्स हैं जो कि हीलिंग को जो है वो स्लो डाउन करते हैं या उसको बेहतर कर देंगे। इन्फेक्शन जितनी सीवियर होगी उतने हीलिंग डिले होगी, न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा होगा, हीलिंग अच्छी होगी, नहीं होगा और स्पेशली विटामिन सी की डेफिशिएंसी वगैरह जो कि कोलेजन सिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसमें हीलिंग डिले हो जाती है। ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है ये पुअर वूंड स्ट्रेंथ करते हैं, स्किन बारीक हो जाती है, इनके एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स तो हैं, लेकिन ये वूंड हीलिंग को डिले करते हैं। इसी तरह कुछ मैकेनिकल वेरिएबल्स हैं कि प्रेशर पड़ा रहेगा उस पर, वो हीलिंग डिले करते हैं। और इसमें सबसे बड़ी एग्जांपल बेड सोर्स की है। बेड सोर्स में उसकी जो हीलिंग है वो डिपेंड करती है कि आप उस पर प्रेशर नहीं आने देंगे तो हीलिंग जल्दी हो जाएगी। जब तक प्रेशर बेड सोर्स पे पड़ता रहेगा, वो प्रेशर की वजह से वो हीलिंग डिले होती रहेगी, क्योंकि उसमें सेल्स नहीं आएंगे, उसमें स्कार फॉर्मेशन नहीं होगी, और जो है ना वो हीलिंग डिले हो जाएगी। पुअर परफ्यूजन है, कोई स्कीमिया है, एथेरोस्क्लेरोटिक कोई डिजीज है, डायबिटीज है, या वेनस कोई प्रॉब्लम्स हैं, वेरिकोस वेन्स वगैरह, तो उसमें भी पुअर परफ्यूजन की वजह से हीलिंग डिले हो जाती है। फॉरेन बॉडी रह जाए तो जख्म नहीं भरता। क्या अगर कोई वो कांच का टुकड़ा या शीशा लगा है, या कोई लकड़ी का है हिस्सा अंदर, या कोई और चीज जो अंदर जो है गई हुई है और वो आपने नहीं निकाल ली, इवन के वुंड्स हैं, बुलेट्स हैं, ये कुछ हिस्सा है, उसमें वो फॉरेन बॉडी जो है डिले करती है हीलिंग को। इसके अलावा टाइप और वॉल्यूम अफेक्टेड वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ डिलेड हील करते हैं, कुछ क्विक हीलिंग के ऑर्गन्स हैं। इसी तरह लोकेशन और करेक्टरिस्टिक्स जो है, लोकेशन के किस जगह पे हुआ है, कितना ज्यादा हुआ है, और एक्चुअली इंजर्ड जो है मेन कॉजेटिव फैक्टर कौन सा है। तो ये मल्टीपल वेरिएबल्स हैं जो कि आपके जख्म को भरने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा जख्म भर रहे हैं तो अब उसमें खराबियां भी आ रही पैथोलॉजिकल, तो कीलाइट्स बड़ा आमतौर पे देखे जाते हैं। कीलाइट जो है प्रोमिनेंट रेज स्कार्स हैं विच रिजल्ट्स इन द एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सुबरेंट अमाउंट ऑफ कोलेजन। बहुत ज्यादा कोलेजन जो है ना ग्रो करते हैं, इसको प्राउड फ्लैश भी कहा जाता है, ठीक है। एक्सेसिव ग्रैनुलेशन टिश्यू है, रीएपिथलाइजेशन नहीं हो रही होती साइड वाली स्किन को, और ये आपको जो है ना ओवर ग्रोथ के तौर पे आपको नजर आती हैं। अब इसकी जो सर्जिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं या आप इसको कॉटरी कर सकते हैं। अब यहाँ देखें इस बच्चे को कि यहाँ जो इंजरी हुई है ये कट भी लग सकता है या बर्न की भी इंजरी हो सकती है, उसके साथ ये एक्सेसिव जो है किलाइड फॉर्मेशन। अब इसको ठीक करने का ये तरीका है कि इस को किलाइड को जो है वो एक्सरसाइज किया जाएगा, इसको काटा जाएगा और स्किन को जो है ना मिलाया जाएगा। नहीं तो यहाँ से फ्लैप लेंगे स्किन का और उसको लगाएंगे ताकि जो यहाँ जो कंट्रेक्चर है वो ना बने। इसलिए इसको लाइट को पूरा रिमूव कर देंगे तो मोस्ट प्रोबेबली ये ठीक हो जाए। अच्छा, इसमें एक बात जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि लाइट में नोट करने वाली वो ये है कि जो नॉर्मल स्कार्स हैं, कोलेजन बंडल्स उसमें जो होते हैं वो रैंडमली अरेंज होते हैं, क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट, एक डायरेक्शन में नहीं होते। किलाइड्स में ही होता है कि, और या हाइपरट्रॉफिक जो स्कार्स हैं, किलाइड्स हैं या हाइपरट्रॉफिक स्कार्स हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा कि हमेशा जो है आपको कोलेजन बंडल्स जो है वो एक ही प्लेन में नजर आएंगे। जो एपिडर्मिस में स्पेशली लाइंस होती हैं, एपिडर्मिस की डायरेक्शंस होती हैं, जिस डायरेक्शन में जो होगा ना वो एक ही डायरेक्शन में लाइन होगी, क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट नहीं होगी। क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट स्कार्स की बेहतर है,
अगर नहीं होगी और एक ही प्लेन में अगर होंगे तो वो लेयर्स जो है ना वो अगर वर्टिकल जा रही हैं तो ऐसे 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 एक दूसरे के ऊपर ऊपर करके वो क्यूलाइड बना देंगे। इसके अलावा पायोजेनिक ग्रैनुलोमा जो है ये बड़ा देखने में आता है आमतौर पे इंजीरियस साइट्स पे। छोटी छोटी इंजरीज होती हैं, जब वो खुद ब खुद हील करती हैं उसमें आमतौर पे स्टिचेस वगैरह नहीं लगाते, छोड़ देते हैं जी हील कर जाएंगी। तो उसमें ये होता है कि ये हाईली वेस्कुलर ग्रेनुलेशन टिश्यू तो बनना है, ब्लड वेसल से बनी है तो ये ज्यादा बन जाती है। इनको बाज दफा हिमेंजियोमा से किया जाता है कंफ्यूज, हो ऐसा लगता है कि जिस तरह जो है ना ब्लड वेसल्स का ट्यूमर है, बट दीज आर जस्ट एन ओवर ग्रोथ ऑफ ब्लड वेसल्स, ग्रेनुलेशन टिश्यू का है। और आमतौर पे ये देखा जाता है जहां ये नजर आता है ये एम्ब्लाइकस में, जब बच्चे के छोटे बच्चे होते हैं, न्यू बॉर्न होते हैं, उसमें ये पायोजेनिक ग्रैनुलोमा बनता है। माँ बाप परेशान हो जाते हैं वो क्या हो रहा है, लेकिन इसको सिर्फ अगर आप ना, क्योंकि हाईली वेस्कुलर है, इसको एक्सरसाइज करना है तो एक्सरसाइज करने के लिए लोकल तो आप लगाएंगे ताकि जो एरिया है वो एनेस्थाइज हो जाए, लेकिन लोकल के साथ आप एड्रेनालिन थोड़ा सा मिक्स करते हैं जिसके साथ वेजो कंस्ट्रिक्शन के बाद इसको जो है इसको एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि अगर आप वैसे एक्सरसाइज करेंगे इट ब्लीड्स प्रोफ्यूजली। ठीक है, तो फिर जो ब्लीडर जो है ना वो पकड़ा नहीं जाता। तो आमतौर पे ये करते हैं कि इसको एक तो एड्रेनालिन के साथ लगता है, दूसरा ये कि आप इसे कॉटरी कर देते हैं। कॉटरी करने का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा आप बंद करते हैं साथ से, तो ब्लड वेसल्स जो है अगर ब्लीडिंग वगैरह है वो वेजो कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं। अच्छा, अब जब हमने ये देखा है कि जी वुंड हीलिंग जो है वो फायदेमंद भी है, थोड़ा सा नुकसान भी कर रही है, तो अगर स्कार फॉर्मेशन जब हो जाती है, सबसे बड़ा डिस्टर्बिंग फीचर जो है वो वुंड हीलिंग का स्कार फॉर्मेशन है। उसको ठीक करने के लिए कुछ स्पेशल स्मॉल मॉलिक्यूलर थेरेपीज जो है, इसके अलावा बायोमेट्रिक स्कैफोल्ड्स बनाए गए हैं, जीन थेरेपीज, इलेक्ट्रिकल मैनिपुलेशन, मैकेनिकल फोर्सेस, सेल बेस्ड थेरेपीज ये की गई हैं, जिसकी वजह से आप जो है वुंड्स की हीलिंग को अच्छा कर देते हैं या उसको फास्ट कर देते हैं। और मेन चीज वुंड हीलिंग में जो बड़े वुंड्स होते हैं उसमें ये होती है कि कॉन्ट्रैक्चर्स ना बने, किलॉइड्स ना हो और स्कार ना बने। स्कारिंग जो है दैट इज वेरी फिगरसम प्रोसेस, जिसमें डिसफिगरमेंट जो है वो साइकोलॉजिकल जो है ना स्कारिंग की साइड पे ले जाते हैं। साइकोलॉजिकली जो है ना लोग वो अपने फेस पे खास तौर पे ये होता है कि अगर कुछ स्कार हो और किलॉइड बन जाए या उसके साथ बड़ा नुकसान होता है, मतलब फिगर जो है वो फिगर फेशियल जो फिगर डिस्प्लेसमेंट होती है वो प्रॉब्लम। अच्छा, अब इसमें सीक्वेंशियल फेजेस हम जानने से पहले देख लेते हैं कि दैट इज डिफरेंट फेजेस जो कि डिफरेंट कलर्स में दिखाई गई हैं। और यहाँ जो है ये आपको एक टाइमलाइंस दिखाएगी, ये स्टार्ट फ्रॉम डे 0, इट गोज टू वीक्स, 1 वीक, टू सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक एंड 12 मंथ्स इवन। अच्छा, इसमें ये होता है कि दो स्टेजेस तो साथ साथ चलती हैं। ठीक है, 0 से स्टार्ट हो जाती है, वेस्कुलर रिस्पॉन्स है जिसमें वेजो कंस्ट्रिक्शन है, लीकी वेसल्स हैं, एडीमा है, ट्रांसुडेट या एक्सीडेट हो या प्लेटलेट एक्टिवेशन, कोagulation, ये तो साथ साथ स्टार्ट होती है। उसके बाद इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स और रीमॉडलिंग होनी। रीमॉडलिंग कैन गो ऑन एंड ऑन, ठीक है, इट टेक्स मंथ्स फॉर द रीमॉडलिंग ऑफ फाइब्रोसिस टू टेक प्लेस। इसके बाद एपिथेलियल रीसरफेसिंग है, दोबारा जब वुंड ने हील होना होता है तो एक दूसरे को रिस्टोरेशन करते हैं, सेल रिस्टोर करते हैं उस एपिथेलियम को। उसके बाद वुंड कॉन्ट्रैक्चर है, जब प्रॉपर हीलिंग हो जाती है इसके बाद वुंड कॉन्ट्रैक्चर है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है स्कार रीमॉडलिंग। जब स्कार बन जाता है, यहाँ रीमॉडलिंग हो रही है, फाइब्रोसिस हो रही है, तो उसको रीमॉडल करने में कोलेजन एमएमपी की जो बात हुई थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोलेजन टर्नओवर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एक्स्ट्रा कोलेजन है उसको डिसॉल्व किया जाए, उसको डाइजेस्ट किया जाए। Thank you very much for patient listening. If you have any questions, email me and I will try to answer them. Thank you, और फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ। Thank you very much.